ठंड में बर्फीली नदी पर 5 जुगाड़ू बहू का बांस का गर्म ससुराल। आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ हमने कल ही हमारा बांस का घर बना लिया, वरना तो इस ठंड में हम कुल्फी की तरह जम जाते। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो जीजी आप। पता नहीं पूजा और रितु दीदी कपड़े कैसे धो रही होंगी। ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और इस खराब मौसम में पूजा और रितु दोनों नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही हैं। वहीं अनन्या और नेहा अपने बांस के घर में बैठकर बांस से सजावट का सामान बना रही हैं। अनन्या की सास शांति बिस्तर पर सो रही है और ससुर मोहन चाय की चुस्की ले रहे हैं। ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। आहा, नेहा बेटा, पूजा और ऋतु का काम अगर हो गया हो तो उन्हें भी चाय पीने के लिए बुला लो। नेहा पूजा और ऋतु को चाय पीने के लिए मिलने जाती है। तब हे राम, इतनी ठंड में इस बर्फीले ठंडे पानी से कपड़े धोने में तो मुझे मौत आ रही है। अभी तो आधे से ज्यादा कपड़े धोने बाकी हैं। मेरे हाथ तो अभी से लाल हो गए। मेरा भी वही हाल है। वो भी क्या दिन थे जब हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उस वक्त तो हम कभी नॉर्मल पानी से भी कपड़े नहीं धोते थे। हम कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते या लॉन्ड्री में देते। वो भी क्या जिंदगी थी। उस वक्त की बात मत करो रितु। अभी तो कपड़े इस ठंडे पानी से धो धो कर मेरे नेल्स खराब हो गए हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर के भी पैसे नहीं हैं। आपको अपने नेल्स की पड़ी है। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो नदी के साथ हम भी जम जाएंगे। पूजा यहाँ किसी ऐशो आराम वाली जिंदगी की बात कर रही है। क्या हुआ इन 5 जुगाड़े बहुओं के साथ जो ये बांस के घर में रहने लगी? क्या ये लोग एडवेंचर करने आए हैं या इनके साथ कुछ बुरा हुआ है? ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। अनन्या दीदी, मनाली आने का आपका प्लान बहुत ही अच्छा था। मनाली के इतने सुंदर नज़ारे देखने के बाद अब इस बर्फीली वादियों में बर्फ से खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। कितना सुंदर नजारा है। मनाली आकर पूजा बहुत खुश है और वो बर्फ में बच्चों की तरह खेल रही है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। अनन्या ने पीच पिंक कलर की साड़ी, ओवरकोट और बड़े बूट्स पहने हैं जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूजा दीदी, अनन्या दीदी, आप लोग तो यहाँ आकर मुझे ही भूल गए हैं। मेरे साथ भी तो एंजॉय कीजिए। देखिए वहाँ मनाली के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे हैं। हम उसे पहनकर फोटो खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। क्या सच में? तो चलो चलकर वो कपड़े ट्राई करते हैं। हाँ हाँ चलिए दीदी। मैं तो कब से ये कपड़े पहनकर खरगोश के साथ वीडियो बनाकर अपने इंस्टा पर डालना चाहती थी। कविता, अनन्या और पूजा तीनों ट्रेडिशनल कपड़े रेंट पर देने वाले आदमी के पास जाती हैं। भैया, ये ट्रेडिशनल कपड़े कितने के हैं? बहन जी, ये कपड़े बेचने के लिए नहीं है। आप इसे 1 घंटे के लिए पहनकर यहीं आसपास घूम सकती हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। अच्छा ठीक है भैया, हम लोगों को ये कपड़े पहनने हैं। ठीक है बहन जी, आप यहाँ जाइए, मेरी पत्नी आपको ये कपड़े पहना देगी और साथ में इसकी ज्वेलरी भी दे देगी। कपड़े बेचने वाले की पत्नी पूजा को मनाली के ट्रेडिशनल कपड़े गहने पहनाती है। आप लोग कपड़े पहनिए, मैं माँ, पिताजी, हमारे पति और देवर को भी ये कपड़े पहनने के लिए बुला लेती हूँ। ठीक है कविता, तुम जाकर उन्हें बुलाकर ले आओ। हम सब साथ में फोटो खींचेंगे। कविता अपने सास ससुर, पति, जेठ और देवर को बुलाने के लिए चली जाती है जो इस वक्त बच्चों की तरह स्नोमैन बना रहे थे और स्नोबॉल फाइट कर रहे थे। जेठ जी, देवर जी और आप, मटर गश्ती बहुत हो गई। अब चलिए ना, हम लोगों के साथ मनाली के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर वीडियो बनवाइए। माँ जी, पिताजी, आप लोग भी चलिए। कविता अपने परिवार वालों को अपने साथ ट्रेडिशनल कपड़े बेचने वाले की दुकान पर ले आती है जहाँ पूजा और अनन्या ने पहले ही वो कपड़े पहन लिए थे। वाह, आप लोग इन कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही हैं। ये कपड़े सिर्फ सुंदर हैं, लेकिन इसमें बड़ी ठंड लग रही है। आप लोग भी जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। एक एक करके पूजा के परिवार के सारे लोग मनाली का ट्रेडिशनल कपड़ा पहन लेते हैं और फिर पूजा, कविता और अनन्या के पास आ जाते हैं जो इस वक्त वीडियो बनाने में बिजी थी। बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया में, हो तुम। तीनों बहू इस गाने पर डांस करते हुए ट्रेडिशनल कपड़े में अपनी वीडियो बनाती हैं, अपने पति और पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाती हैं। मुझे तो अब यहाँ ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाते हैं। हाँ चलो, अब फोटोज बहुत हो गए, अब पेट पूजा भी कर लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुरेश अपने परिवार वालों के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो लोग कई अलग अलग तरह का खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे तो हिल स्टेशन का खाना काफी अच्छा लगता है। आज हमारी ट्रिप खत्म हो रही है, मुझे तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा।
इतनी सुंदर जगह से तो किसी का भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहाँ सर्दी बढ़ने वाली है और हमारा टूर भी खत्म हो गया है। शांति और उसका पूरा परिवार मनाली के टूर पर 12 से 15 दिनों के लिए आए थे। अब उनका टूर पूरा हो गया था तो वो अपना सामान पैक करते हैं, फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। मैं तो घूमते घूमते थक गया हूँ, घर जाकर आराम करूंगा। इतने दिन से ट्रैवलिंग करने की वजह से मोहन के परिवार वाले काफी थक जाते हैं। रात हो गई थी, ड्राइवर अभी भी गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं सभी अपने अपने कमरे में जाकर पड़ जाते हैं, जहां नौकर सबके लिए खाना उनके बेड पर ही ले जाता है। अगले दिन पूजा, कविता, तुम लोग कहाँ हो? दीदी, हम लोग किचन में हैं, कॉफी बना रहे हैं। आपको कॉफी पीजिएगा? हाँ बनाओ ना, वैसे भी आज बहुत ठंड लग रही है। साथ बैठकर कॉफी पीने में मजा आएगा। पूजा किचन से कॉफी लेकर आती है तो वहीं कविता कॉफी के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और तीनों बहुएं साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पीते हैं। मनाली घूमने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन घूमने के चक्कर में हमारी स्किन की, हेयर की और सबसे ज्यादा तो हमारे नेल्स की बैंड बच गई है। सच में यार, बर्फ से खेलने के चक्कर में तो मैंने अपने नेल्स खराब कर दिए। तो आप लोग परेशान क्यों होती हैं दीदी? आज हम लोग स्पा चलते हैं, बॉडी मसाज के साथ ऑयलिंग, स्किन केयर, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा, चलो ब्रेकफास्ट के बाद स्पा चलते हैं। नौकरों के ब्रेकफास्ट बना देने के बाद तीनों बहुएं अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करती हैं और फिर स्पा चली जाती हैं। गाड़ी से उतरते हुए मुझे सर्दी लग रही है। मैं तो सबसे पहले हॉट बाथ लूंगी, फिर मसाज, फिर बाकी कुछ और। मुझे तो अपने नेल्स देखकर रोना आ रहा है। मैं तो सबसे पहले मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाऊंगी। फिर मैं तो सबसे पहले स्किन केयर, फेशियल और हेयर ट्रीटमेंट लूंगी। मुझे मेरी स्किन और बाल बहुत ड्राई लग रहे हैं। स्पा में कविता फेशियल करवा रही है, पूजा हॉट बाथ ले रही है और अनन्या पार्लर वाली से मसाज ले रही है। इतनी बड़ी जर्नी के बाद मसाज लेने में काफी रिलैक्सिंग लग रहा है। मुझे तो हॉट ऑयल मसाज लेने में बड़ा सूदिंग फील हो रहा है। अच्छा हुआ हम लोग स्पा आ गए। अनन्या, कविता और पूजा स्पा में मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कराने और मसाज लेने के बाद घर वापस आ जाती हैं। माँ जी, आपको भी हमारे साथ स्पा चलना चाहिए था। स्पा जाकर हमारी सारी थकान दूर हो गई। अनन्या, एक काम करना, स्पा के लोगों को घर पर ही बुला लेना, मैं घर पर ही उनसे ट्रीटमेंट करवा लूंगी। ये तो और भी अच्छा है। और मेरी बहुओं, तुम्हें याद भी है या नहीं, 3 हफ्ते बाद ही तुम्हारे दोनों देवर की शादी होने वाली है। शादी की तैयारी, शॉपिंग, अभी तो सब कुछ बाकी है। ये सब कैसे होगा? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी जुगाड़ू बहू है ना, हम लोग सारी चीजों का अरेंजमेंट बहुत जल्दी कर देंगे। विक्रम और रोहित की शादी एक साथ एक ही परिवार के 2 बहनों से होने वाली थी। ऋतु और नेहा दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थी। अनन्या, पूजा, कविता अपने सास ससुर के साथ गाड़ी में शादी की शॉपिंग के लिए जाती हैं। हमारे प्यारे देवर की शादी में हम लोगों को तो सबसे सुंदर लगना चाहिए, और नहीं तो क्या, मैं तो अपने लिए अच्छा खासा भारी भरकम लहंगा लेने वाली हूँ। मैं तो इंडो वेस्टर्न स्टाइल में तैयार होने वाली हूँ। आजकल इंस्टाग्राम पर ये काफी चल रहा है। इस तरह तीनों आपस में बात कर रही थी कि इतनी देर में गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकती है। गाड़ी से उतरकर बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। हाँ माँ जी, बाहर तो काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन हमारे घर में इतने सारे हीटर हैं कि हमें ठंड का एहसास ही नहीं होता है। शांति अपने तीनों बहुओं के साथ मॉल के अंदर जाती है और सबसे बड़ी साड़ी और लहंगे के फैशन हाउस में जाकर कपड़े देखती है। कपड़े देखते हुए, यहाँ तो काफी अच्छे डिजाइन के लहंगे हैं, लेकिन मुझे तो जड़ी का काम किया हुआ भारी साड़ी चाहिए। तीनों बहुएं मिलकर काफी सारे कपड़े देखती हैं और काफी टाइम लगाने के बाद वो अपने लिए, अपने सास ससुर के लिए कपड़े खरीदती हैं। कपड़े की शॉपिंग तो हो गई, चलो गहनों की भी शॉपिंग कर लेते हैं। कविता अपने परिवार वालों के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाती है और वहां से सुंदर सुंदर ज्वेलरी खरीदती है। काफी सारा सामान खरीदने के बाद पूरा परिवार घर वापस आ जाता है। शादी को अब कुछ ही दिन बचे थे तो घर में काफी चहल पहल थी। आए दिन घर में मेहमान आ रहे थे। माँ जी, हमने कहा था ना, हम अपने देवर की शादी बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो देखिए हमने कितनी अच्छी तैयारी की है। तीनों बहुएं मिलकर वेडिंग प्लानर के साथ पूरे घर को अच्छे से फूलों से लाइट से सजाती है। मेरी तीनों जुगाड़ू बहू ने मिलकर इस घर को महल की तरह सजा दिया है। तुम लोगों के होते हुए मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। रोहित और विक्रम के घर पर शादी की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऋतु और नेहा के घर पर नेहा, मैंने जुगाड़ लगाकर रेंट पर लहंगा ले लिया है। वैसे भी एक बार शादी का जोड़ा पहनने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में उसके ऊपर 10-15 हजार रुपए खर्च करना बेकार है।
हाँ दीदी, मैंने भी अपना जुगाड़ लगाया है। मैंने पापा को कहकर सारी प्लास्टिक की कुर्सी में कवर लगवा दिया है, जिससे वो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। हम दोनों तो बहुत जुगाड़ू हैं। पता नहीं हमारे ससुराल में हमारे जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी या नहीं। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारी हो गई थी और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। विक्रम की रितु से और रोहित की नेहा से शादी हो जाती है और दोनों अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती हैं। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। कलश गिराकर दोनों घर के अंदर आओ। रितु और नेहा दोनों कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं। विक्रम और रोहित अपनी अपनी पत्नियों को उनके कमरे में ले जाओ, वो थक गई होंगी। विक्रम और रोहित दोनों अपनी पत्नियों को उनके रूम में ले जाते हैं। रितु और नेहा शादी की भागदौड़ से थक गई थी तो वो सो जाती हैं। अगले दिन उनकी पहली रसोई थी। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम दोनों बहन मिलकर सिर्फ खीर बना दो। जल्दी करना क्योंकि आज हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। रितु और नेहा दोनों अपने बड़े से किचन में जाती हैं और वहाँ सबके लिए खीर बनाती हैं। रितु और नेहा की बनाई खीर सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। नौकरों ने पहले ही नाश्ता तैयार कर दिया था तो वो सभी नाश्ता करने के बाद पिकनिक पर चले जाते हैं। मैंने नदी के किनारे बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट बुक किया है। आज हम लोग वहीं रहेंगे और वहीं कैंपिंग करेंगे। पूजा अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में मस्ती करते हुए पिकनिक स्पॉट पर पहुंचती है, जहां का नजारा बहुत ही सुंदर था। नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन पेड़ पर लगे फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ तो बोट भी है। चलिए हम लोग बोटिंग करते हैं। नेहा और उसके परिवार के साथ कुछ नौकर आए थे तो वो टेंट लगाते हैं और वहीं पांचों बहुएं अपने पति के साथ बोटिंग करने के लिए जाती हैं। बोटिंग के दौरान देखो वहाँ बांस का घर, वो पानी में डूब क्यों नहीं रहा? दीदी, बांस बहुत हल्का होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, इसीलिए लोग नदी के किनारे बांस का घर बनाकर रहते हैं। 5 बहुएं थोड़ी देर तक बोटिंग करने के बाद वापस अपने स्पॉट पर आती हैं। वो लोग वहाँ टेंट में रहते हैं, रात में आग जलाकर कबाब बनाकर खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन पिकनिक मनाकर पूरा परिवार घर वापस आ जाता है। पिकनिक से घर आने के बाद अब तो शादी भी हो गई और हम लोग घूम कर भी आ गए हैं। अब हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पापा, मैंने मैनेजर से बात कर ली है। हमारी गैर मौजूदगी में उसने अच्छे से कंपनी को संभाला है, लेकिन आज से हम लोग कंपनी जाएंगे और अपना काम देखेंगे। मैंने एक क्लाइंट से मीटिंग भी फिक्स कर ली है। वो इंटरनेशनल क्लाइंट है तो हमें उनसे काफी बड़ी डील मिल सकती है। मेरे बच्चे अब मेरी तरह 2 कदम आगे सोचने लगे हैं। इस तरह थोड़ी सी बातचीत करने के बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठकर नाश्ता करता है और फिर पांचों बेटे मोहन के साथ कंपनी चले जाते हैं। चलो अच्छा है, हमारा काम अच्छे से हो रहा है। मोहन का मछली सप्लाई करने का बिजनेस है। वो बहुत बड़े स्केल पर मछलियों को सप्लाई करता है। उनकी मछलियाँ इंटरनेशनल भी सप्लाई होती हैं। पापा, जिस इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आज हमारी मीटिंग थी वो सक्सेसफुल रही है। हमें ऑर्डर मिल गया है और अच्छा खासा मोटा एडवांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छी खबर दी है तूने विक्रम। अब हमें बस टाइम पर उनका ऑर्डर सप्लाई करना होगा। ये ऑर्डर काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए मोहन के पांचों बेटे बहुत मेहनत कर रहे थे और मोहन भी उनकी हेल्प कर रहा था। एक दिन शाम को सभी कंपनी में काम कर ही रहे थे। मोहन कंपनी में घूम घूम कर सबका काम देख रहे थे कि अचानक उनके दिल में दर्द होता है। मोहन चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। मोहन के पांचों बेटे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मोहन की पत्नी और उनकी पांचों बहुएं भी अस्पताल आती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर मोहन को एग्जामिन करते हैं तब मोहन जी काफी सीरियस कंडीशन में है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। ऐसी हालत में उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिएगा और ना ही उन्हें कोई काम करने दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, हम पापा का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होने देंगे। लेकिन भैया, उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का तब क्या होगा? उस प्रोजेक्ट को हम लोग संभाल लेंगे और देखना ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। मोहन के पांचों बेटे उनकी गैर मौजूदगी में कंपनी को अच्छे से संभालते हैं, पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। मोहन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर जब उनके बड़े भाई को पता चलती है तो वो मोहन से हॉस्पिटल मिलने के लिए आते हैं। मोहन, तुझे क्या हो गया? तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखता? अब तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कंपनी संभालूंगा। भैया, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। अगर आप कंपनी संभालेंगे तो मुझे मेरे बेटों की ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। लखन मोहन की कामयाबी से जलता था। वो मोहन की कंपनी में जाकर अच्छे से काम संभालता था और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करता है और मछलियों को शिप में सप्लाई कर देता है। 2 दिन बाद विक्रम को डीलर का कॉल आता है। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ था तो आपको हमें बताना चाहिए था ना। ये क्या कह रहे हैं आप सर? हमने तो माल 2 दिन पहले ही सप्लाई कर दिया था। अभी तक तो आपके पास पहुंच भी गया होगा। मेरे पास तो अभी तक कोई माल नहीं आया।
तुम लोगों ने मुझसे एडवांस ले लिया और अब प्रोजेक्ट पहुंचने में ड्रामा कर रहे हो। मैं डील कैंसिल करता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस करो। देखिए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका माल पहुंचवा दूंगा। विक्रम जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े पापा एक नंबर के फ्रॉड है और उन्होंने ही माल डीलर के पास पहुंचने से रोका है। साथ ही वो एडवांस के पैसे लेकर भाग गए हैं घर पर। हे भगवान, हम तो लुट गए, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन गए। मुझे तो इस लखन पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी इन पर इतना विश्वास करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? डीलर को पैसे देने के लिए तो हमें हमारा घर, कंपनी सब कुछ बेचना पड़ा। एक दिन में ही हम लोग बेघर हो गए। लखन के फ्रॉड करने की वजह से मोहन और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ खड़ी खड़ी जम जाऊंगी। कविता, संभालो खुद को, हम लोग चलकर किराए पर घर ढूंढते हैं। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और इस ठंड में मोहन और उनका पूरा परिवार घर की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। एक मकान में। क्या हमें कोई कमरा किराए पर मिल सकता है? क्यों नहीं, लेकिन आपको 30,000 एडवांस देने होंगे। इतने पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है। अरे जब जेब में पैसे ही नहीं है तो मकान देखने के लिए क्यों आयो भाई? जाकर किसी अनाथ आश्रम में रहो ना, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है। मकान मालिक की बात सुनकर रोहित और उसके परिवार वालों को काफी बुरा लगता है। वो लोग कई मकानों में जाकर किराए के घर पर रहने के लिए पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें किराए पर घर नहीं देता है। माँ जी, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बिना एडवांस के कोई हमें घर किराए पर देगा। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, हम लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पिताजी, क्यों ना हम ऑर्फनेज में जाकर रहें? वैसे भी हमने वहाँ काफी डोनेशन दिया है, वो लोग हमें रहने की जगह जरूर देंगे। अनन्या की बात सभी को सही लगती है और वो ऑर्फनेज में जाते हैं। मोहन जी, आप तो हमारे ऑर्फनेज के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ऑर्फनेज की औरत बड़ी ही भली औरत थी, इसीलिए मोहन उन्हें अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वार्डन को बहुत बुरा लगता है। वो मोहन और उनके पूरे परिवार को ऑर्फनेज में रहने की जगह देती हैं। देखते ही देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं। मुझे तो यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इस ऑर्फनेज में रहने वाली औरतें जब से हम आए हैं तब से हमें परेशान कर रही हैं। ये औरतें मुझे अपने पहने हुए फटे पुराने कपड़े पहनने को देती हैं। दीदी, ये लोग तो मुझसे अपना सारा काम करवा रहे हैं। आपको पता है, कल मैंने नदी के पास जाकर बर्फ जितने ठंडे पानी से हमारे परिवार के कपड़ों के साथ साथ इन लोगों के भी कपड़े धोए थे। ऑर्फनेज में रहने वाली औरतें कविता और उसके परिवार के साथ बुरी तरह पेश आ रही थी और उनसे अपने सारे काम करवा रही थी। इसीलिए पिताजी, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारी वजह से शायद इन लोगों को तकलीफ हो रही है। अनन्या बहू बिल्कुल सही कह रही है जी। हमने इस ऑर्फनेज को इतना दान दिया है, लेकिन यहाँ की औरतें हमारे साथ अच्छे से पेश नहीं आती हैं। अगर तुम लोगों को यहाँ रहने में परेशानी हो रही है तो चलो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। मोहन अपने पूरे परिवार को लेकर ऑर्फनेज से निकल जाते हैं। रास्ते में मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और शरीर भी तप रहा है। हमने ऑर्फनेज तो छोड़ दिया है, लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं? अनन्या दीदी, पूजा दीदी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब मैं नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी तब मैंने नदी के पास एक टापू देखा था जहाँ बांस का जंगल था। मुझे लगता है हम लोग बांस का घर बनाकर रह सकते हैं। तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है। हम जब पिकनिक पर गए थे तो हमने लोगों को बांस के घर में रहते हुए देखा था, तो हम भी उनकी तरह बांस का घर बनाकर रह सकते हैं। नेहा की बात मानकर सभी लोग नदी के किनारे जाते हैं। अरे यहाँ तो कितना घना बांस का जंगल है, हम लोग यहाँ पर आराम से बांस का घर बनाकर रह सकते हैं। नदी जम चुकी है तो हम इस पर धीरे धीरे चलकर नदी के उस तरफ जा सकते हैं। मोहन और उनका पूरा परिवार जमी हुई बर्फीली नदी को धीरे धीरे चलकर पार करते हैं और फिर बांस के जंगल में आ जाते हैं। अब तो शाम ढल चुकी है, अभी हम बांस का घर नहीं बना सकते हैं। आज हमें जैसे तैसे करके यही सोना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी जोरों की ठंड लग रही है, ठंड से हाथ सुन पड़ गए हैं। अनन्या दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो हमें यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बांस को जलाकर गर्मी पैदा कर सकते हैं। नेहा और ऋतु मिलकर जुगाड़ से बांस को जलाती हैं और पूरा परिवार आग के आसपास बैठ जाता है। मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बड़ी भूख लगी है। पापा जी, आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। मैं हम सब के लिए बैम्बू सूप बना देती हूँ, ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऋतु ने ऑर्फनेज से निकलते हुए कुछ मिट्टी के बर्तन अपने साथ रख लिए थे। वो उसमें से हांडी निकालती है और फिर उसमें बम्बू सूप बनाकर
सबको पीने के लिए देती है। बैम्बू सूप तो काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा परिवार बम्बू सूप पीकर आग के आसपास ही सो जाता है। अगले दिन अनन्या दीदी, कविता, ऋतु, नेहा, उठो, हम लोगों को अपने बांस का घर भी बनाना है। पूजा की आवाज सुनकर चारों बहुएं उठती हैं और बांस का घर बनाने में लग जाती हैं। पांचों बहुएं मिलकर सबसे पहले घर बनाने के लिए गड्ढा खोदती हैं। गड्ढा खोदते हुए तो मेरे नेल्स खराब हो रहे हैं। बर्फीली तूफान में जमकर मरना नहीं है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से बांस का घर बनाना पड़ेगा। आप सही कह रही हो दीदी। पांचों बहुएं बांस का घर बनाने में लगी थी तो वहीं उनके पति बांस से नाव बनाकर काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मोहन की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए वो आराम करते हैं और शांति उनका ख्याल रखती है। इतनी देर में गड्ढा खोदने के बाद आखिर हमारा एक काम हो गया। अब हमें बांस काटना होगा। धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को अपना काम कर लेना चाहिए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गड्ढा खोदने के बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं कांपते हुए पत्थर से कुल्हाड़ी बनाकर उससे बांस काटती हैं। बांस काटने के बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं मिलकर बांस को रस्सी से अच्छे से बांधती हैं ताकि घर की दीवार बन सके। अच्छा हुआ आज हमने शाम होने तक कम से कम अपने घर की दीवार तैयार कर दी। हम पांचों भाई तो काम ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन हमें काम नहीं मिला। लेकिन नदी में मछलियाँ थी तो हम मछली पकड़ कर ले आए हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा किया। कम से कम हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अनन्या और ऋतु मिलकर मछली को आग में पकाती हैं। नेहा और कविता सबको मछली खाने के लिए देती हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए परिवार वालों को गर्मा गर्म मछली खाने में मजा आता है। पूरा परिवार खाना खाकर आग के पास ही सो जाता है। अगले दिन मैं माँ जी के साथ मिलकर घर की नींव तैयार करती हूँ। तब तक आप लोग दीवार, खिड़कियाँ और दरवाजे बनाइए। पूजा और शांति बांस के घर की नींव बना रही थी तो वहीं नेहा और ऋतु बांस की दीवार बना रही थी, जबकि अनन्या और कविता घर की छत बनाने के लिए बांस की छाल जुगाड़ कर रही थी। अब हमारा सारा काम हो गया है, बस हमें दीवारों को जोड़कर घर बनाना है। पांचों जुगाड़ू बहुएं एक साथ काम करके सारे दीवारों को नींव से रस्सी बांध कर जोड़ती हैं। फिर उसमें बांस की छाल से छत बनाती है और फिर उसमें खिड़कियां और दरवाजे लगाती है। हमारा बांस का घर तो कितना सुंदर बन गया है और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, जबकि बाहर तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। इसीलिए तो माँ जी हमने बांस का घर बनाया है। ये अंदर से बहुत गर्म रहता है तो हमें ठंड नहीं लगेगी। हमारा घर काफी खाली खाली लग रहा है। मुझे लगता है हमें घर में रखने के लिए अलमारी, चेयर, बेड सब कुछ बनाना चाहिए। पांचों जुगाड़ू बहुएं फिर ठंड में कांपते हुए अपने पत्थर की कुल्हाड़ी से बांस काटती हैं और फिर बांस को रस्सी से बांधकर उसके चार पाए बनाकर पहले बेड बनाती है। फिर उसी तरह चेयर, अलमारी सब कुछ बनाती है। हमारे बांस का घर तो बन गया, लेकिन हमने अपना किचन नहीं बनाया। तो चलो किचन बनाते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं ने पहले ही काफी सारे बांस काट लिए थे तो पूजा और कविता मिलकर उसे रस्सी से बांधकर अपनी रसोई की दीवार बनाती हैं, जबकि नेहा और अनन्या रसोई की नींव बनाती है और ऋतु बांस के छाल को रस्सी से बांधती है। हमारी रसोई की दीवार, नींव और छत तो बन गई, बस इसे जोड़ना है। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं मिलकर रसोई बनाती हैं और फिर अपनी बांस की रसोई में चाय बनाकर अपने ससुर को पीने के लिए देती हैं। शांति बिस्तर पर आराम कर रही थी। अनन्या और नेहा मिलकर बांस से सजावट का सामान बनाती हैं तो वहीं पूजा और ऋतु नदी के किनारे ठंडे पानी से कपड़े धोने के लिए चली जाती हैं। पूजा दीदी, हमारे सारे कपड़े धुल गए, अब चलकर चाय पीते हैं। ऋतु देखो, नदी में कोई डूब रहा है। ऋतु और पूजा नदी में छलांग लगा लेती हैं और दो लड़कियों को डूबने से बचाती हैं। जब दोनों लड़कियों को होश आता है तब हम लोग कहाँ हैं? आप लोग हमारे घर पर हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैं। मुझे लगा आज तो हम लोग मर ही जाएंगे। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप लोग नदी में गिरी कैसे? मेरा नाम रानी है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं यहाँ पर एडवेंचर के लिए आई थी। हम दोनों राफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन हमारी राफ्ट पत्थर से टकराकर उलट गई। हम लोग खुद को संभाल नहीं पाए और बहते हुए यहाँ चले आए। कोई बात नहीं, अब आप लोग ठीक हैं? लीजिए चाय पीजिए। कविता रानी और बिंदु को बांस के बने गिलास में चाय पीने के लिए देती है, जिसे देखकर रानी को बड़ी हैरानी होती है। वाओ, आपका बांस का घर तो कितना सुंदर है। क्या इसे आप लोगों ने बनाया है? क्या मैं आपके बांस के घर की वीडियो बना सकती हूँ? हाँ, इसे हम 5 जुगाड़ू बहुओं ने मिलकर बनाया है और आप हमारी वीडियो बना सकती हैं। रानी 5 जुगाड़ू बहुओं के बांस के घर की वीडियो बनाती है। ये हमारी बांस की अलमारी है, ये हमारा बांस का बना किचन है। रानी बांस के घर की वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालती है
लोगों को बांस का घर काफी पसंद आता है। रानी की वजह से हम लोग इतने फेमस हो जाते हैं कि अब लोग हमें अपने लिए बांस का घर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। जहाँ पहले जुगाड़ू बहू के पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था, वहीं अब वो दूसरों के लिए बांस का घर बनाकर पैसे कमाने लगती हैं। धीरे धीरे उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं। इसे ही कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं। एक तरफ हम पांचों जुगाड़ू बहू अपना जुगाड़ करके बांस का घर बनाकर पैसे कमा रही हैं, तो वहीं हम पांचों की पतियों ने मछली बेचकर फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। 5 जुगाड़ू बहुओं के पतियों का बिजनेस जब अच्छे से चलने लगता है तो वो अपने पुराने घर को फिर से खरीद लेते हैं और फिर से ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन 5 जुगाड़ू बहुएं अभी भी गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम पैसों में बांस का घर बनाकर देती हैं।